हेलो एवरीवन। बच्चों, आज फिर क्लास 8 के फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोग वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शायद अगर मेरे समझाने में कोई कमी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बच्चों, आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है। और अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में जब हम लोगों ने शुरू किया था पहला टॉपिक फोर्स, उसके बाद नेट फोर्स, फिर हाउ फोर्स अराइजेज, ये सारी बातें, इन सारी बातों का हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो अब हम लोग देखते हैं इस दूसरे वाले वीडियो में पहले से रिलेटेड टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था नेट फोर्स के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जस्ट हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि फोर्स को मैग्नीट्यूड होता है, मतलब क्या, फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, मैग्नीट्यूड होता है। साथ ही साथ फोर्स को डायरेक्शन भी होता है। तो जब एक से अधिक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है, तो मान लीजिए कि फोर्स एक ही डायरेक्शन में, दो या दो से अधिक फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगता हो, तो वहाँ हम लोग नेट फोर्स क्या लेते हैं, दोनों फोर्स के सम के बराबर। ऐसे भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी, लाइक कि सपोज ये कोई हेवी बॉक्स है, इस पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ जो भी फोर्स लगेगा, सपोज कि यहाँ ये 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन फोर्स है, तो सारा ये तीनों ही फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है, तो सब सेम डायरेक्शन में है। इसलिए इस तीनों फोर्स मीन्स इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 20 न्यूटन नेट फोर्स हो गया। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, लाइक सपोज ये 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर से इस पर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इस पर कितना होगा, 10 न्यूटन प्लस माइनस 20 न्यूटन। तो माइनस ऑफ 20 न्यूटन आपने क्यों लिया है, क्योंकि ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कितना हमारा हो गया, -10 न्यूटन। मीन्स राइट टू लेफ्ट, ये नेट फोर्स का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगा और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ देखिए, जब नेट फोर्स इधर एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेगा। इधर आप क्या देख रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, अनइक्वल फोर्स है ना, ये 10 न्यूटन और 20 न्यूटन, तो ये दोनों फोर्स अनइक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, तो नेट फोर्स आपका कितना हो गया, 10 न्यूटन प्लस -20 न्यूटन, यानी कि नेट फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट राइट से लेफ्ट की ओर मूव करेगा। अब यहाँ देखिए, इसका मतलब यहाँ जब नेट फोर्स 0 नहीं हो तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। यहाँ देखिए, नेट फोर्स 20 न्यूटन है, यहाँ नेट फोर्स 10 न्यूटन है। अब मान लेते हैं कि यहाँ एक बॉक्स है, इधर से भी आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो क्या होगा, बॉक्स नहीं मूव करेगा। तो यहाँ नेट फोर्स कितना आपका हो गया, 10 न्यूटन प्लस -10 न्यूटन, तो नेट फोर्स हमारा कितना हो गया, 0, तो ये बॉक्स नहीं मूव करेगा। इस तरह से हम लोग क्या नेट फोर्स के बारे में इन तीनों एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने देखा। और हम लोग, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आपने ध्यान दिया होगा, तो जरूर आप समझ गए होंगे कि यहाँ नेट फोर्स 20 न्यूटन है, यहाँ देख रहे हैं नेट फोर्स 10 न्यूटन है, यहाँ नेट फोर्स 0 न्यूटन है। अब इसके आधार पर हम लोग जब एक से ज़्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं, तो नेट फोर्स के आधार पर हम लोग फोर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स।
तो ऑन द बेसिस ऑफ नेट फोर्स मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, हम लोग फोर्स को कितने टाइप में डिवाइड करेंगे? फोर्स को आप डिवाइड कीजिएगा बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो यहाँ देखिए बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बच्चों आप लोग जब कभी सी सॉ पर बैठे होंगे तो अगर सी सॉ पर दोनों तरफ बैठे हुए बच्चों का वजन अगर सेम हो, इक्वल हो, तो क्या देखते हैं? सी सॉ जस्ट हॉरिजेंटल रहेगा, नेट फोर्स उस पर 0 होगा। अब क्या देखते हैं कि जब बहुत सारे मीन्स एक से अधिक फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगता हो और नेट फोर्स जब 0 हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। बच्चों क्या कहिएगा? जब एक से ज्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा हो और उसका सम 0 के बराबर हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा हो तो क्या उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग होगा ना? तो आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली अगर आपने समझा होगा तो जरूर आप कहोगे कि अगर नेट फोर्स 0 हो तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की ओर लग रहा है। अब ये टेबल पर रखा हुआ है तो टेबल इस पर भी ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। नॉर्मल रिएक्शन क्यों लगाएगा? क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे हम खड़े हैं फ्लोर पर तो हम अपने वेट के बराबर फोर्स से अर्थ को नीचे की ओर दबाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अर्थ भी हमको ऊपर की ओर पुश करती है, बट ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। और कुछ भी नहीं होता, हम लोग कुछ भी उसको फील नहीं करते हैं और उसके हम लोग हैबिचुएटेड भी हो गए हैं। तो यहाँ देखिए ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, ये बैलेंस्ड फोर्स है, कुछ भी नहीं होगा। अब इस ऑब्जेक्ट पर हम इधर से फोर्स लगाते हैं, सपोज 10 न्यूटन, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। बच्चों तो हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के बीच जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज मेरा हाथ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम इधर आगे की ओर पुश जब करते हैं तो क्या होता है कि इसके और इस सरफेस के बीच अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लगता है इस दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं पूछूं आपसे कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा बच्चों? तो आप जरूर अगर समझे होगे तो जरूर कहोगे कि यहाँ 10 न्यूटन है तो इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लगता होगा, इसीलिए ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ओवर हियर इज 0, नेट फोर्स इज 0। सो यहाँ जो फोर्स लग रहा है, इस कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज को हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। तो बैलेंस्ड फोर्स लगने के बाद ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर बैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो उसके शेप में चेंजिंग हो सकता है। लाइक अगर हम पिलो, एक तकिया अपने दोनों हाथ के बीच पुश करें तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। एक हमारा फोम का कोई टुकड़ा है, उसे दबाइए तो उसके शेप में चेंज हो जाएगा। बलून, इन्फ्लेटेड
ओके बच्चों, नाउ अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, इसी एग्जाम्पल में अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर वेट तो इसका नीचे की ओर लग ही रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है। इधर से आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, लेकिन इधर से ये 10 न्यूटन फोर्स जो है उसके कारण ऑब्जेक्ट अब ये मूव करना शुरू कर दिया। इस एग्जांपल से अच्छा, इसमें मैं कर देती हूँ 20 न्यूटन फोर्स। तो 10 न्यूटन फोर्स में ये मूव नहीं कर रहा था, अब इस पर मैं 20 न्यूटन फोर्स लगा दे रही हूँ, तो हम क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दिया। इसका मतलब अब ये जो है इधर से लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन से कम है, इसलिए ऑब्जेक्ट अब मूव करना शुरू कर दिया। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज को हम लोग कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करेगा, ऑब्जेक्ट में बहुत सारा चेंजेज ला बहुत सारा मीन्स क्या 4-5 चेंजेज ला देगा। ये क्या करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देगा, अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला देगा या लाने की कोशिश करेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को वो बढ़ा देगा या कम कर देगा, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देगा। तो इतना सारा इफेक्ट किसके कारण होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण होगा। तो अनबैलेंस्ड फोर्स किसको कहिएगा, इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, देन द combination of forces is called unbalanced force, and unbalanced force will or can change the state of rest of motion of an object। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसको रेस्ट में ला देगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला देगा या लाने की कोशिश करेगा। थर्ड वन, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करेगा, और मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को या तो इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। इस तरह से अनबैलेंस्ड फोर्स ही किसी ऑब्जेक्ट में किसी तरह का चेंजिंग ला सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए सपोज आप लोगों ने देखा होगा टग ऑफ वार मैच, टग ऑफ वार मैच। तो टग ऑफ वार मैच में क्या होता है, दो टीम होती है, एक मोटी सी रस्सी होती है और उस रस्सी को क्या करता है, दोनों टीम का आदमी इक्वल नंबर ऑफ पर्सन रहेगा दोनों तरफ और उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है। तो जब अनबैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगेगा तो ऑब्जेक्ट ये अनबैलेंस्ड फोर्स अगर लगेगा मीन्स कोई एक टीम अगर ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो वो रस्सी उस टीम की ओर खींचा जाएगी, और कोई टीम अगर कम फोर्स लगाएगा तो ऑब्वियसली उसके अपोजिट डायरेक्शन में रस्सा खींचा जाएगा। अगर दोनों ही टीम बराबर फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, रस्सा किसी भी डायरेक्शन में नहीं खिंचाएगा और फिर द मैच विल बी ड्रॉ। तो जब नहीं खिंचाया बैलेंस्ड फोर्स, जब किसी एक और रस्सा खिंचा गया तो समझते हैं कि उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। इस तरह से बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। तो बच्चों आई थिंक कि इतना आपके लिए क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड some questions related to all these we will study in next video। so अगर बच्चों अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दैट विल बी द रिवार्ड फॉर मी। I will expect this thing from you all. So thank you for watching.